गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो एक बार बोल दो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया, क्योंकि सबसे पहले कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। कंडीशन ये है ना सर कि आज की क्लास जो है ना दिल को छू लेने वाला क्लास है, क्योंकि मैंने साइंस में टोटल 110 क्वेश्चंस करवा रहे थे, जो सर लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल था। और आज इसका आपका कैमा क्लास है बब्बा, तो पचमा क्लास है री। हाँ, और पचमा क्लास में क्या होगा, ओनली फॉर तांडव होगा। ठीक है ना सर। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे सर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिछले 4 क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, टॉप 110 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक डाला हुआ प्लेलिस्ट का, वहां से सारे क्लासेस को कर दो मतलब धुआं धुआं। ठीक है ना सर। चलिए आज की क्लास से करता हूं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन कहता है ना सर कि तेरी आंखों में नारे बाबा। ये सवाल कह रहा है ना कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सवाल बड़ा फंसाने वाला पूछ दिया रे बाबा, है ना। क्या बोला सर कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, और शायद उनको भी पता होगा। उनको मतलब समझ गया ना। हाँ, तो क्या बोला सर कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एक चीज तो पहले पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो वो क्यों होता है, हमसे यही पूछा सर। ये 2 नंबरिया में फंसने वाला है, और शायद ये 2018 या 16 या 17 में पूछ ले है। ठीक है ना सर। तो चलिए, कहता है ना सर कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की अपेक्षा अधिक होती है। मैंने क्या बोला, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH प्लस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो गुरुजी 5% चमका न जी, 5% चमका, 20% खोपड़िए में डाल दे, क्या गुरुजी डाल दीजिए। आ जाओ सर। मैंने बोला ना, कहा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की जो सांद्रता होती है, OH माइनस आयन की जो सांद्रता होती है वो H प्लस आयन की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब H प्लस आयन कम और OH माइनस आयन अधिक, यही बोला। OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब इसके अपेक्षा ये क्या होगा, अधिक होगा। मतलब इसके अपेक्षा ये क्या होगा, अधिक होगा। जब OH प्लस आयन की सांद्रता अधिक रहेगा तो होगा क्षारीय। सिंपल बात है रे बाबा। अगर H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होता तो होता अम्लीय, और यहां पे है OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक, इसका मतलब होगा क्षारीय। मेरा बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तू? क्षारीय का मतलब होता है ना, जो OH माइनस आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और इस परिभाषा में OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो अधिक है। इसका मतलब जब OH माइनस की सांद्रता अधिक रहेगा, इसका मतलब सरकार किसका बनेगा, OH माइनस आयन की। और OH माइनस आयन बोलेगा, इसका मतलब क्या है सर, वो क्षारीय है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला सर, एक बार शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना मेरे यारों, प्यार हो ही जाएगा। मैंने बोला ना कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता, OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब OH माइनस आयन की जो सांद्रता होगी ना वो H प्लस आयन की सांद्रता से अधिक होती है। और जब OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती है, इससे इसका मतलब OH बोले तो क्षारीय, इसीलिए कहा जाता है सर, अतः इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो एक बार और आना, बस 1 सेकंड लूंगा सर। कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन
की H+ की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है ना सर, यहां तक क्लियर हो गया होगा? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा गुरुजी क्लियर तो हो गया, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए रे बाबा। हाँ बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। नहीं नहीं सर, एक चीज और आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा पॉइंट है सर आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर कि मुझे पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि देखो आपके पास है बहुत सारे सर ये सब पीडीएफ, देखो ये सब पीडीएफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ठीक है सर, और आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है सर, कहाँ मिलेगा पीडीएफ? देखो भाई, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीडीएफ लिखता हूं ना सर, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, चाहे वो मैथ में टॉप 90 क्वेश्चन हो, चाहे साइंस में 110 क्वेश्चन हो, 110 क्वेश्चन चाहे साइंस में हो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मतलब सारे, चाहे साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो सर, बस ये 4 सब्जेक्ट का आपको A to Z पीडीएफ, A to Z पीडीएफ, ये A to Z पीडीएफ मैं दूंगा, है ना। किसका? तो सब्जेक्टिव का, है ना, सब्जेक्टिव अब प्लस क्या देंगे सर? ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे। और इतना ही नहीं, आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले, आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ भेजेंगे भी सर, है ना। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है सर, ठीक है, ये BSEB मतलब बिहार बोर्ड का ही क्लास है, तो इसके लिए सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का A to Z नोट्स देंगे। क्या देंगे सर? नोट्स पीडीएफ देंगे, जिसमें VBI क्वेश्चंस रहेगा। क्या रहेगा? VBI क्वेश्चंस रहेगा। अब वो कहाँ देंगे, कैसे देंगे, नहीं देंगे, उसका एक फंडा मैंने अपनाया सर, क्योंकि बहुत सारा मैसेज ऐसे है, मतलब 1,000 मैसेज है जो सर हमको पीडीएफ दीजिए ना सब्जेक्टिव का, सर सब्जेक्टिव का पीडीएफ दीजिए ना। तो सर सब कुछ मैं फ्री में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी पेट चलता है सर। ये मैं अगर इतना चिल्ला के बोलता हूँ, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी जाता है। इसको मैं क्यों नहीं मतलब टाइपिंग कराता हूँ सर, मैं खुद से लिखता हूँ, सारे पीडीएफ को मैं खुद से लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि सर आपका रिजल्ट बेहतर हो। टाइपिंग वाले को दूंगा तो वो अपने अनुसार से टाइपिंग कर देगा, बुक वाला परिभाषा छाप देगा, लेकिन बुक वाला परिभाषा छापने से टॉपर थोड़ा वो बनता है सर। इसके लिए अपने अंदर की ताकत झोंकना पड़ता है, ठीक है ना सर। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फी रखा, जिसका नाम है मात्र 99 रुपया, ठीक है सर। अब कहेगा सर ये 99 रुपये पे कहाँ करेंगे? तो 99 रुपये पे कुछ नहीं करना है सर, हमने व्हाट्सएप पे, कहाँ पे? व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, ठीक है सर। वो ग्रुप में आपको ना तो किसी का नंबर दिखेगा, ना तो आपका नंबर किसी को दिखेगा, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें ना तो आपका नंबर किसी को दिखेगा, ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका कोई नंबर देख पाएगा। वो सिर्फ देख पाएंगे तो हम देख पाएंगे, ठीक है ना। मतलब हाइड व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ठीक है। जैसे जैसे क्लास लेते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये पीडीएफ मिलता जाएगा। ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें ज्वाइन होइएगा तो ये सब सारा चीज आपको मिल जाएगा सर, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपया रखा गया है। और आपको बता देना चाहता हूं सर, आप लोग इसको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए फालतू का कॉल नहीं करना है सर, फालतू का मैसेज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप ये नंबर देख रहे हैं 7295047337, ठीक है। यानी क्या 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 मैंने लिखा कि 7295, ठीक है, 0473337। ऐसा नहीं कि आप कोई हमारा मतलब वीडियो कोई और चला दे, वो अपना नंबर डाल दे, ठीक है, इसलिए देख लेना। यही नंबर है 7295047337। यही नंबर पे फोन, पेटीएम और यही नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, ठीक है। इसी नंबर पे पेमेंट कर देना 99 रुपया, और यही व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जब स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा और मैसेज में कर दीजिएगा कि सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, प्राइवेट ग्रुप में, बस आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। बस इतना बोल दिया कि सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, फिर हम इधर से आपको मैसेज कर देंगे ओके,
और फिर जैसे जैसे क्लास चलता जाएगा वैसे वैसे आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिकली जाता रहेगा सर, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, और इस पे इस नंबर पे कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कॉल करेगा तो व्हाट्सअप कॉल करेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं कीजिएगा सर, क्योंकि ये फोन जो है मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपने काम के लिए मतलब रखिएगा तो अच्छा रहेगा सर। चलिए आइए, जिनको ज्वाइन होना है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आप यूट्यूब से भी सारे चीज को लिख सकते हैं। जिनको लिखना है तो आप यूट्यूब से लिखिए सारी चीज, आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे 99 रुपया कोई बड़ी माँ बाप नहीं है सर। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चंस बोलता है ना सर, शोषण एवं दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबरिया में पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है। और जो बायोलॉजी का सबसे पॉपुलर सवाल है, बायोलॉजी का सबसे पॉपुलर सवाल है, ठीक है ना। तुमने मेरा दिल तोड़ा, हमने तेरा घर तोड़ दूंगा, बनूंगा एक बार सीबीआई इंस्पेक्टर, है ना सर। एसआई, हाँ एकदम एक के बार एकदम यूपीएससी के नीचे कोई एकदम नीचे नहीं है सर। हाँ एकदम वो सोच ऊंचा रखना, ठीक है नू आना। ये शायर पता है हम क्यों बोले, एगो लड़का हमको पता है क्या बोला, मेरा दोस्त का ब्रेकअप हो गया, बोला सर नहीं, बोला भाई मेरा दिल टूट गया। हमने बोला कि इसको तुम मैसेज करो तो उसको बोलो कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, हमने तेरा घर तोड़ दूंगा। हाँ मतलब घर फोड़ नहीं दूंगा, समाग से नहीं, बल से नहीं सर। एक बार एकदम यूपीएससी निकालना है सर, सिविल सर्विसेज में जाना है, ऑटोमेटिकली उसका घर पे छापा मार देंगे। हाँ समझ गया नु। चलो आइए सर, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है शोषण एवं दहन में अंतर स्पष्ट करें। कहता है ना कि शोषण एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है। शोषण एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। एक साइड शोषण लिखना है, दूसरे साइड क्या लिखना है, दहन लिखना है रे बाबा। क्या क्या लिखना है रे बाबा, एक साइड शोषण लिखना है, दूसरे साइड क्या लिखना है, दहन लिखना है, ठीक है। आ जाना। कहता है ना कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। शोषण जो है वो जैव रासायनिक क्रिया है। शोषण क्या है सर, तो एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। शोषण जो है सर ये एक जैव रासायनिक क्रिया है और यह एक अजैव रासायनिक क्रिया है। शोषण जो है सर वो एक जैव रासायनिक क्रिया है और ये दहन जो है सर वो एक अजैव क्रिया है, ठीक है। शोषण जो है सर एक जैव रासायनिक क्रिया है और ये जो है एक अजैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। मेरी बात को समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बोला कि शोषण जो है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन दहन जो है वो एक अजैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। मतलब अजैव क्रिया है और ये क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। तो मैंने क्या बोला सर, शोषण और दहन में अंतर। तो शोषण और दहन में अंतर हम आपको एक ही चीज बोले कि शोषण जो है वो जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन दहन जो है वो एक अजैव क्रिया है। कैसा क्रिया है, अजैव क्रिया है। मैंने बोला कि इनमें पदार्थों की धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब शोषण में जो क्या होता है ना, शोषण में पदार्थों को धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। ऐसा परिभाषा मिलेगा कहीं रे, ना मिलेगा रे बाबा, ना मिलेगा। हाँ नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा सर। और रिजल्ट भी वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा रिजल्ट कहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा बाबा। ये मेहनत का पसीना है सर, आपका और मेरा मेहनत है। क्योंकि जब भाई भाई मिलके प्यार कर लेगा ना सर, तो दुनिया का सब प्यार फीका पड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं हाथ मिला लो और इसके साइंस परिवार से जुड़ जाओ। और अब की बार मेरा टारगेट है 482 से भी पार। ये आएगा सर, नहीं कैसे आएगा। पिछला बार तो साइंस में 100 क्वेश्चन करवाए थे, 110% सारे सवाल वही 100 में से मामला फंसा था। मैथ में 80 करवाए थे, सारे मामला फंसा था, ठीक है ना सर। अब की सब में 10-10 क्वेश्चन बढ़ा करके करवा रहे हैं सर। अब की बार तो मामला फंसने से भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। बस शिद्दत से और मोहब्बत से पढ़ते रहना। चलिए मैंने क्या बोला सर कि शोषण में इनमें पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब शोषण में पदार्थ का जो ऑक्सीकरण होता है वो धीमी गति से होता है। मैंने क्या बोला कि शोषण में जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कैसा होता है, तो धीमी गति से होता है। लेकिन दहन में इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब दहन में जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो तीव्र गति से, मतलब तीव्र बोले तो तेज गति से होता है, ठीक है। तो इसमें
तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है, लेकिन शोषण में धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मैंने क्या बोला सर कि शोषण में धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, लेकिन दहन में तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, यह एक नियंत्रित क्रिया है, यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। श्वसन जो है वो एक नियंत्रित क्रिया है जो कम ताप पे होती है। कैसा ताप पे होती है, तो कम ताप, न्यूनतम ताप पे, ठीक है, मतलब कम ताप। तो इसीलिए बोला जाता है कि यह एक नियंत्रित क्रिया है। यह कैसा क्रिया है, तो यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पे होती है। तो यह एक नियंत्रित क्रिया है जो कैसे ताप पे होती है, तो कम ताप पे होती है। यह एक अनियंत्रित क्रिया है, ये नियंत्रित क्रिया है, यह एक अनियमित क्रिया है, यह एक अनियमित क्रिया है तथा उच्च ताप पे होती है। मैंने क्या बोला कि यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पे होती है, यह एक अनियमित क्रिया है तथा उच्च ताप पे होती है। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना मेरे यारों। तो एक बार थोड़ा सा प्यार से आना, मोहब्बत से आना और पूरे चीज को एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बोला कि शोषण और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये सवाल जो है वो 2 नंबरिया में पूछता है। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट इन्हें लिखना है, 2 पॉइंट इन्हें लिखना है, और मैंने 1 पॉइंट आपको फालतू लिखा दिया हूं। इसका मतलब इसको नहीं याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे रे बाबा, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस सिर्फ वही नहीं पढ़ाता है, उतना ही नहीं पढ़ाता है कि जितना पूछेगा। एसके साइंस क्लासेस उतना भी पढ़ाता है कि अगर एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम अगर 10% ऐठेगा तो एसके साइंस क्लासेस पहले ही 20% ऐठा के बैठा देता है। ठीक है ना शुरू। तो मैंने क्या बोला कि एक साइड शोषण लिखना है, दूसरे साइड दहन लिखना है। कहता है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन यह एक अजैव क्रिया है। यह जैव रासायनिक क्रिया है, यह बोलो मेरे साथ बोलो, अरे बोलना रे बाबा, अजैव क्रिया है। कहता है इनमें पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब शोषण में जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कैसी गति से होता है, धीमी गति से होता है। इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मैंने बोला यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पे होती है। यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पे होती है। यह एक अनियमित क्रिया है तथा उच्च ताप पे होती है। चलो यहां तक कर लिया होगा तुम लोग। आगे आना, आगे कहता है ना सर सौर ऊर्जा की विशेषताएं लिखे। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ने का है, लेकिन फिजिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ने का है। अब देखो एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे सारे पीडीएफ मतलब जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव का सभी पीडीएफ जाता है, सभी नोटिस जाता है, और एग्जाम के 30 मिनट पहले वहां पे भी क्वेश्चन जाता है। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा सर, @ संदीप। क्या सर्च कीजिएगा, @ संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा आइएगा। सवाल नंबर कितना 24। कहता है सौर ऊर्जा की विशेषताएं लिखे। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखे। ये 5 नंबरिया में पूछता है सर। ठीक है, अगर 2 नंबरिया में पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखेंगे। ज़्यादा दिल करेगा, मन करेगा, प्यार हो जाएगा तो 3 पॉइंट लिख देना, हाँ है ना ऐसे, लेकिन 2 लिखना है। और मैं उनसे भी कहता हूँ सर, अगर जिनका सेम क्लास में है तो उनके पास भी शेयर कर देना थोड़ा, हाँ ताकि वो भी पढ़ेगा तो तुम्हारा ही अच्छा ना होगा भाई, तुम्हारे प्यार बढ़ जाएगा उनके लिए। आ जाना। कहता है सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है ना, पहला विशेषता कहता है यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। अरे बाबा, सौर ऊर्जा मतलब देखो सर, सौर ऊर्जा मतलब भगवान वाला सनलाइट, प्रकाश। अगर उससे अगर हम लोग जाते हैं सर, उससे अगर हम लोग धूप लेते हैं या फिर उससे हम लोग बिजली का उत्पन्न करते हैं तो उसमें प्रदूषण होता है रे, नहीं रे बाबा। उस सबसे प्राकृतिक मतलब सौर ऊर्जा बोले तो सनलाइट। ठीक है ना सर, तो यही बोला है कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि प्रकाश है, इसी से पूरी दुनिया चलती है। अगर सूरज नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। ठीक है ना सर, तो यही बोलता है कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है सर। क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं कि प्रकाश जब पड़ता है हम लोग के शरीर पे तो शरीर गर्म हो जाता है। इसमें प्रदूषण है, नहीं रे बाबा, ये दुनिया का सबसे साफ सुथरा लाइट है। ठीक है, तो कहता है यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। दूसरा नंबर में क्या कहता है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है।
ये कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा नंबर में, इसका उपयोग से सोलर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। अब देखो सर, इसका उपयोग से सोलर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। मतलब सनलाइट, मतलब सौर ऊर्जा के मदद से सोलर कुकर काम करता है, सोलर कुकर काम करता है, सोलर सेल काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि मेरे गांव में 2017 से पहले लाइट नहीं था। 2017 में लाइट आया, 2016 के एंड में लाइट आया, ठीक है, मेरे गांव में। तो उससे पहले हम लोग लालटेन से पढ़ते थे। लालटेन समझता है? हाँ, लालटेन से पढ़ते थे। लेकिन गांव में सबको एक सौर प्लेट लगा लिया था, क्योंकि मोबाइल चार्ज करना था सबको, तो गांव में एक सौर प्लेट लगाया था सब। मतलब करीबन हमारे गांव में तो ऑलमोस्ट घर में सौर प्लेट लगा ही लिया था। क्योंकि हम लोग का जो गांव है वो मार्केट से बहुत अंदर है सर, और वहाँ बिजली नहीं थी, रोड नहीं था, क्योंकि सब रोड और बिजली मेरे गांव में एक ही साथ आया, ठीक है, 2016 के एंड में आया। तो उससे पहले हमारे घर में सौर प्लेट हुआ करता था। मतलब उसको छत पे धूप में रखा हुआ रहता था। जब वो धूप पड़ता था तो सौर प्लेट यहाँ पे रखा हुआ रहता था धूप में। इसके थ्रू इससे 2 तार आता था। वो तार को हम लोग बैटरी में लगाते थे, बैटरी में लगा करके बैटरी को चार्ज करते थे। ये बैटरी के माध्यम से हम लोग लाइट जलाते थे, ठीक है सर। तो हम लोग का घर जो है वो रात को क्या होता था? इंजोरा होता था। तो अब सोचो कि इसमें हमको किसी चीज का खपत पड़ा है? नहीं पड़ा। सिर्फ क्या पड़ा है? तो ये सौर प्लेट पे धूप पड़ा है। धूप बोले तो सौर ऊर्जा पड़ा है। तो सौर ऊर्जा जैसा ही सौर प्लेट पे पड़ेगा तो वो बैटरी चार्ज करेगा, और जब बैटरी चार्ज होगा तो रात को प्रकाश देगा तबे नु होगा। हाँ, समझ गया होगा, तू लोग समझ गया होगा। तो यही ने बोला है सर कि इसका उपयोग सोलर से कुकर एवं सोलर सेल आदि में काम करते हैं। तो हमारा सौर ऊर्जा का विशेषता लिखे तो तीसरा विशेषता क्या होगा कि इसका उपयोग सोलर कुकर, मेरे साथ बोलो, जल्दी बोलो, शिद्दत से बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो, वरना शादी नहीं होगा। हाँ, सोलर कुकर कॉमा सोलर सेल आदि में काम करते हैं। अच्छा, चौथा नंबर में आना, कहता है पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। मतलब कहता है ना सर, सौर ऊर्जा के मदद से ही इस धरती पे, मतलब पृथ्वी पे जितना भी मानव है, जितना भी पेड़ पौधे हैं। अब सोचो भाई कि अगर सूरज की प्रकाश नहीं होता तो क्या हम लोग जिंदा होते? नहीं होते। अगर सूरज की प्रकाश नहीं होता तो क्या पेड़ पौधा होता जिंदा? नहीं होता सर। अगर सूरज की प्रकाश नहीं होता तो हमारे जीव जंतु जिंदा होते? नहीं होते सर। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ वही बोला जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि साइंस इज द रियल लाइफ। हम लोग के लाइफ में जो घटना घटता है वही साइंस है। तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। सूरज की प्रकाश रियली में प्रदूषण मुक्त है, कोई मोटर कार थोड़ी ना कि ये प्रदूषण देगा। कहता यह नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। या पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं। रियली बात है सर। अगर पृथ्वी पर अगर कोई मानव है, जीव जंतु है, पौधे हैं, तो वो सौर ऊर्जा के ही वजह से जीवित हैं। और 5 नंबर में वो आप लिखिएगा कि 5 नंबर में और सौर ऊर्जा के मदद से क्या होता है सर। 5 नंबर में आपको लिखना होगा कि ये सौर ऊर्जा के मदद से एक चीज और क्या होता है। बस एक को लिखना है। सौर ऊर्जा के मदद से बहुत सारा चीज होता है। मैंने आपको 4 चीज लिखाया है, वो चारों ऐसे चीज है जिसको रटने की जरूरत नहीं होता। या ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, या नवीकरणीय ऊर्जा, बस इसको रट लेना खाली। बाकी ये सब तो एकदम सौर, या इसका उपयोग सौर कुकर, सौर सेल आदि में काम करते हैं। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा की मदद से जीवित हैं। 5वां नंबर में आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो लोग सही कमेंट करेगा ना उसको हम अपना बीबी नहीं भाई, अपना साली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे। हाँ, प्रोमिस है भाई के भाई से प्यार, हाँ पक्का करा देंगे। चलो हो गया, चलो जल्दी कमेंट कर देना सर। अरे यही वजह से तो एगो कमेंट तो कर देगा। चलिए सर, ये सवाल नंबर हो गया। अब हम लोग अगला की सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है 25 नंबर, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ये हमारा पढ़ने का है सर, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोले तो क्या? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण कहता है ना सर कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो कहता है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण।
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर जैसा क्लास आपको लगा, जैसा पढ़ने में लग रहा है वैसा ही कमेंट करना। अगर आपको गलत पढ़ा, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो बोल दो कि मजा नहीं आ रहा है सर। हाँ बोल दो, एकदम शिद्दत से बोल दो, प्यार से बोलो। हम तो तुमको कहते हैं ना, जो तुम्हारा दिल बोलता है ना सर, दिल पे हाथ रख के पूछो कि संदीप कुमार का क्लास कैसा लग रहा है। अगर ये दिल बोलेगा कि नहीं ठीक लग रहा है तो ठीक, माने जैसा तुमको लगे वैसा लिख के कमेंट कर देना, और जिनको ठीक ना लगे वो कमेंट करना। क्योंकि सर सिर्फ जिंदगी में हर इंसान के पास खास बात नहीं होता है, उसके अंदर बुरी बात भी होता है सर, है ना। तो इसलिए हमें बुरा भी जानना है और खास बात भी जानना है। मेरे अंदर खास क्या है, मेरे अंदर बुरी बात क्या है, वो भी हमको जानना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग शिद्दत से, प्यार से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि जब आपका कमेंट पढ़ता हूं सर तो मुझे दिल को सुकून मिलता है, ठीक है। और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जितने आपके दोस्त हैं, भाई है, बहन है, सबके पास फैला देना एसके साइंस क्लासेस। क्योंकि एसके साइंस क्लासेस एक इमोशन है, एक प्यार है हम और आपका, ठीक है ना सर। तो बस इसको एकदम प्यार करना है सर, खूब प्यार करना है। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। शिद्दत से करना है, प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है मेरे यारों, तभी तो इसके साइंस क्लासेस आगे बढ़ेगा। और इसके साइंस क्लासेस आगे बढ़ेगा इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो कहता है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ आना, मैंने क्या बोला? तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, बस आपको ही बोलना, इतना ही बोलना, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं सर। क्रांतिक कोण बोले तो वे दूसरा माध्यम पहला माध्यम बराबर 1/c, यही c जो है ना सर, इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक है। आ जाना, तो ये होता है सर 2n1 बराबर होता है 1/sin c। क्या होता है? 1/sin c, जहां पे c क्या है? क्रांतिक कोण, ठीक है। c क्या है? क्रांतिक कोण। क्योंकि क्रांतिक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग c से लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, एक बार मेरे साथ बोलना, सब कोई बोलेगा, प्यार से बोलेगा, मोहब्बत से बोलेगा मेरे यारों, कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक याद हो गया होगा। तो एक बार मेरे साथ बोलना, इसको हम बंद कर देते हैं। बोलो, सघन माध्यम में बना हुआ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जहां पे वहां पे कस के बोलो। कितना लोग बाथरूम में होगा, वहीं से बोलो। हाँ, आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। आ जाइए सवाल नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। 26 नंबर सवाल कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है। ओ, क्या ठीक ठाक है नू? तैयारी ठीक चल रहा है रे वीरू भाई? आ जाओ। कहता है ना सर कि बेकिंग सोडा बोले ना तो खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा हम लोग किसको कहते हैं? तो खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। ए बब्बा रे बब्बा, हाँ आपसे सवाल भेगो रहेगा, रुक जाओ। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? माने बेकिंग सोडा का गुण धर्म लिखे, यानी गुण धर्म लिखे, मतलब बेकिंग सोडा में क्या गुण है उसी को लिखना है। तो कहता है बेकिंग सोडा कहे तो खाने वाला सोडा, इसका गुण धर्म लिखिए। बेकिंग सोडा का गुण धर्म लिखिए। आ जाओ। तो कहता है बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुण धर्म है।
बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुण धर्म है। 1 नंबर में यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा जो है यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा जो है यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। फिर बोला यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा जो है वो जल में कम घुलनशील है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अरे रे बाबा रे, यहाँ पे मामला फंस गया। देखो, अगर इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन अगर क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो अगर यह है जिसका जलीय विलयन क्षारीय है, इसका मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है, सिंपल रूल है सर, इसमें कोई सोचने वाला बात है ना रे बाबा ना। आ जाओ, कहता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 1 सेकेंड रुको रे बाबा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, रुक जाओ तो 1 सेकेंड, हमको चेक करने दो तो, चेक करने दो तो। कहीं 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 कुछ कुछ हो जाता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आहा, एसिड बेस साल्ट गुण धर्म किसका है? या एक जलीय विलयन छाया से इसका। चलिए सर, आइए देखिए, यहाँ पे बस यहीं पे काटना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पे कर लो, अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना होगा क्योंकि इसका जलीय विलयन क्षारीय है, तो क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, और क्षारीय जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो मैंने पहला क्या बोला कि बेकिंग सोडा का गुण धर्म लिखे। बेकिंग सोडा का गुण धर्म लिखे, मतलब बेकिंग सोडा में क्या क्या गुण है। तो पहला बात, क्या यह एक रवेदार सफेद ठोस पदार्थ है? यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। मेरे साथ बोलना, प्यार से बोलना, शिद्दत से बोलना, मोहब्बत से बोलना कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? तो यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा क्या है? तो यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। यह जलीय विलयन यह जल में कम घुलनशील है। मतलब बेकिंग सोडा जो है वो जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा जो है वो जल में कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। मतलब बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ गया मेरे बात को? तो मैंने कितना पॉइंट आपको लिखा? बेकिंग सोडा का कितना पॉइंट आपको हमने लिखा? 5 पॉइंट लिखा, क्योंकि 5 नंबरिया में भी पूछ देता है। ठीक है, पहला क्या लिखा है कि जो बेकिंग सोडा है वो रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। दूसरा नंबर में यह जल में कम घुलनशील है। यह जल में कम घुलनशील है। तीसरा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो एक बार मेरे साथ आना, शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, लेकिन जरूर आना। ठीक है, कहता है यह रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। कौन? बेकिंग सोडा। आ जाना। फिर कहता है इसका यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा जो है वो जल में कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो।
चलो आ जाओ 27 नंबर सवाल की तरफ आना सर। 27 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना और इससे पहले कि आप सभी के पास शेयर कर दो। कहता है ना सर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सवाल देखो ये बोला, सवाल बोला है ना सर, देखो सवाल पता है क्या बोला कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है, आ जाओ जान तुझे किया हूं। देखो गाना नहीं गाते हैं ना सर तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि जहां पढ़ाता हूं वहां अकेले रहता हूं, ठीक है। अकेलापन तो अब जिंदगी में लगता नहीं है सर, क्योंकि जिसके साथ 50,000 लोग जुड़े हैं वो जिंदगी में कभी अकेला महसूस करेगा नहीं रे भाई। आप लोग तो मेरे परिवार से भी बढ़ के हैं सर, क्योंकि आप सब ने संदीप को पहचान दिया और परिवार ने मुझे जन्म दिया, ठीक है ना सर। तो दोनों को दिल से नमस्कार करते हैं सर बार बार, ठीक है ना। आ जाना। कहता है ना सर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सवाल ये पूछा है, सवाल क्या पूछा है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो देखो कहता है ना सर कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लेकिन पहला बात, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर में चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। चालक के प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है। किस पे? तो चालक के प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है। तो मैंने कितना पॉइंट लिखा सर, चालक का प्रतिरोध 3 बातों पे निर्भर करता है। मैंने 3 बात लिखा, क्योंकि ये सवाल जो 2 नंबरिया में आएगा तो यही 3 गो पॉइंट लिख देना, एगो बढ़ाइए के लिखना, ठीक है। हाँ, कहता है चालक की लंबाई पर, इसलिए मैंने 3 गो लिखा दिया कि हो सकता है तुम एग्जाम में जाने टाइम में वो भूल जाएगा तो 2 गो तो रहेगा ना। हाँ, तो कहता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो कितने बात मैंने बोला? 3 बात बोला सर, कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के प्रतिरोधकता पर, ठीक है। तो आज की क्लास आपको मैंने 27 क्वेश्चंस करवाया हूं सर, टोटल मिला करके 5 क्लास मिला करके। बाकी सारे क्लासेस आगे चलते रहेगा। मेरा कोशिश है सर कि बस आप एग्जाम में बेहतर कीजिए। मैं आपको जितना कंटेंट दे रहा हूं वो सारे कंटेंट को आप लेते जाइए। अगर पिछला साल का रिकॉर्ड नहीं टूट गया ना रे तो हम टूट जाएंगे। हाँ, तो थैंक यू सर, लव यू। बस शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए मेरे यारों, फिर ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है सर। और दिल करे, प्यार करे, मोहब्बत करे तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सर, लव यू।